साल दर साल सियासी गलियारे में नए मुद्दों की एंट्री हो रही है, तो वहीं गड़े मुर्दे उखाड़े जाने की रीति भी जारी है। नमस्कार, मैं आपके साथ में वैष्णवी और आप देख रहे हैं IND 24। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2022 के उन सभी सियासी हलचलों के बारे में जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। किन 5 राज्यों में एक साथ हुए चुनाव, किस राज्य में हुआ बड़ा उलटफेर, तो वहीं किस राज्य को PM मोदी ने दी बड़ी सौगात। साथ ही बात करेंगे उन सभी दिग्गज नेताओं की जिन्होंने 2022 में दुनिया को कहा अलविदा। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी ने गजब का इतिहास रचा। उत्तराखंड में जो अब तक नहीं हुआ वो साल 2022 के चुनाव में देखने को मिला। उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने 2022 में ये मिथक तोड़ दिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश की घेराबंदी को CM योगी ने पछाड़ दिया। 403 सीटों वाले प्रदेश में 255 सीटें पाकर भाजपा ने इतिहास रचा। यहाँ 37 सालों बाद जनता ने किसी पार्टी को दोबारा सत्ता की कुर्सी पर बैठाया। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की झाड़ू जमकर चली, जहां केजरीवाल की झाड़ू ने पूरा विपक्ष साफ कर दिया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली के बाहर पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। इसके साथ ही 2022 में मणिपुर में फिर बीजेपी के सिर पर सत्ता की मणि सजी। मणिपुर में भाजपा ने कुल 60 विधानसभा सीटों में से 32 सीटें हासिल की, जो एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ये पहली बार था जब भाजपा ने अपने दम पर बहुमत के साथ मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत अपने नाम की। और अगर बात गोवा की करें तो भाजपा की यहाँ फिर वापसी हुई और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। गोवा की 40 सीटों में 20 पर भाजपा विजयी रही, जिसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों ने भाजपा को अपना समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। इसके साथ ही बात की जाए तो इस साल महाराष्ट्र में बड़ा सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। महाराष्ट्र में उद्धव की कुर्सी छिन गई। उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अचानक वो कर दिखाया जिसकी फिराक में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से थी। 9 दिन तक चले नाटक के बाद आखिरकार एकनाथ शिंदे ने भाजपा से हाथ मिलाकर न केवल अपनी सरकार बना ली, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। आपने देखा कि किस तरह से सियासत में उतार चढ़ाव आए। अब आपको बताते हैं कि सियासत के वो मुद्दे जो विवादों में रहे, उनमें से एक है हिजाब का मुद्दा, जो शुरू तो कर्नाटक से हुआ, लेकिन देश में इस मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर इस बीच क्या क्या हुआ। हिजाब इख्तियारी यानी एक महिला की हिजाब को चुनने की पसंद, ये नारा कर्नाटक से लेकर ईरान तक हर तरफ सुनाई दिया। कर्नाटक में हिजाब विवाद अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ, लेकिन 2022 की जनवरी में मामले ने कुछ ज्यादा ही तुल पकड़ लिया, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए इस मामले पर जमकर राजनीति हुई। इस विवाद के पीछे कर्नाटक सरकार ने राज्य भर के स्कूल और कॉलेजों में 3 दिन की छुट्टी की घोषणा कर दी थी। वहीं जमकर प्रदर्शन वैसे तो मूवी देखना सबको खूब पसंद है, लेकिन एक मूवी जिसकी आंच सियासत तक पहुंच गई, जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, जिस पर बहुत विवाद गरमाया। कैसे शुरू हुआ विवाद और कैसे सियासत तक पहुंची आंच, आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म और पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने जहां एक और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, तो वहीं दूसरी ओर इस पर सियासत चरम पर पहुंच गई। विवाद की शुरुआत कॉमेडियन शो द कपिल शर्मा शो से हुई, जिसके बाद विवाद की सियासत में एंट्री हो गई।
वहीं इस मामले में आलोचकों का कहना था कि इस फिल्म में कश्मीर से पंडितों के पलायन की एक तरफा कहानी दिखाई गई है और फिर शुरू हुआ सिस्कियों से सियासत तक का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की तारीफ की। ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा। एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। तो वहीं कांग्रेस व भाजपा विरोधी दलों ने फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया। कश्मीर फाइल देखा, वहाँ के कश्मीर में जो आतंकवादी घटनाएं हुई और उस पे बनाई गई फिल्म है। परिवार की घटना है जिसको लेके पूरा आगे बढ़ता है पिक्चर। लेकिन आखिरी में जो नायक है वो कहता है कि इसमें न केवल हिंदुओं की बल्कि वहाँ बौद्धिस्ट हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जो भारत के साथ हैं, उनकी भी हत्याएं हुई। लेकिन इस पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ और आज भी कश्मीरी पंडित की समस्या वही है। अग्निपथ, हम बात किसी फिल्म की नहीं कर रहे, आपको हकीकत बता रहे हैं। जैसे ही सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च की, कई शहरों में प्रदर्शन और विरोध की चिंगारी धधक उठी। देखिए रिपोर्ट। सेना में भर्ती होने का सपना संजोए कई राज्यों के नौजवान सड़क पर उतर आए। बिहार के कई जिलों में ट्रेनें फूंक दी गई। बिहार से शुरू हुआ ये विरोध यूपी, हरियाणा और राजस्थान तक पहुंच गया। शांति से शुरू हुए इस विरोध ने उग्र रूप अख्तियार कर लिया। बिहार के साथ राजस्थान में भी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आने लगी। आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। सरकार ने 4 साल के लिए भर्ती और आकर्षक इंक्रीमेंट बताकर इस योजना को शुरू किया था, लेकिन अग्निवीर बनने वाले युवाओं को ये रास नहीं आया और उन्होंने सवाल किया कि 4 साल की अस्थायी नौकरी करने के बाद वे क्या करेंगे। अग्निपथ को लेकर एक तरफ तो विरोध हुआ तो दूसरी तरफ सियासत भी खूब हुई। इसके बाद केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें रिटायरमेंट के बाद अपने विभिन्न विभागों की भर्तियों में प्राथमिकता देंगी। साथ ही उन्हें बिजनेस करने, रोजगार पाने, पढ़ाई करने में भी मदद करेगी। राजनीति सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं रही, यहाँ सालों बाद कुछ बदलाव भी देखने को मिले जो राजनीति के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी काफी अहम रहे। क्या है वो बदलाव, देखिए रिपोर्ट। राजनीति में कांग्रेस को 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पद संभाला। उनका अध्यक्ष बनना परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी के लिए एक जवाब था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में हलचल भी तेज हुई। अपने राजनीतिक अस्तित्व की जमीन तलाशने में जुटी कांग्रेस के लिए ये हलचल स्वाभाविक थी। बीजेपी लगातार वंशवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधती रही है, लेकिन राहुल का अध्यक्ष न बनने का फैसला इन हमलों पर विराम की तरह हुआ। कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी खूब राजनीति हुई। फिर इस रहस्य से पर्दा तब उठ गया जब कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल लिया। वहीं इस साल देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिला। देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। ये देश के लिए गौरव का क्षण था। साथ ही वे स्वतंत्रता के बाद जन्मी इस शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला नेता भी है। लेकिन इनके पीछे भी राजनीति जमकर हुई।
ऐसे राज्यों में जहां आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, भाजपा का द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए आगे लाना ट्रम्प कार्ड से कम नहीं था। साल 2022 के आखिरी में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव भी हुए। गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में रिवाज कायम रहा और कांग्रेस ने बाजी मार ली। चलिए बताते हैं कि कैसे रहे चुनाव परिणाम। गुजरात में बीजेपी को 156 सीट मिली है, तो वहीं कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। 1960 से गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब तक के चुनावी इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन कभी इतना खराब नहीं रहा है। वहीं गुजरात में आपको 5 सीट मिली है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 40 सीट मिली और राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। हिमाचल में बीजेपी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा, वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। यहां आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। हिमाचल के लोगों ने अपने रिवाज को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी को सत्ता से बाहर किया और कांग्रेस को सरकार की कुर्सी पर बैठाया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। दिल्ली एमसीडी के चुनाव की ओर देखें तो भाजपा की 15 सालों की बादशाहत खत्म हो गई और एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का राज हो गया। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल गया। आपको दिल्ली नगर निगम चुनाव में 134 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं भाजपा को 104, कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली। देश की राजनीति में तो काफी हलचल रही, लेकिन मध्य प्रदेश की ओर बढ़े तो यहां साल की शुरुआत में ही नगरीय निकाय चुनाव का दौर देखने को मिला और मिशन 2023 की तैयारी भी 2022 में देखने को मिली। इसके साथ ही साल 2022 मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही खुशियों भरा रहा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तड़का लगाया राजनीति ने। ये कैसे, आगे आपको बताएंगे। 2022 में कुनो में चीतों का आगमन हुआ, हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम शुरू हुआ। इसके साथ ही भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, 5G नेटवर्क की शुरुआत हुई, पैसा एक्ट लागू हुआ, कई बड़ी हस्तियों का मध्य प्रदेश में आगमन हुआ। इन सब के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी मध्य प्रदेश में आगमन हुआ, जिसका उत्साह प्रदेश में तो दिखा और काफी हलचल भी हुई। चलिए आपको याद करवाते हैं वह खुशियों भरे पल जो 2022 में मध्य प्रदेश में देखने को मिले और इनके पीछे की राजनीति। सबसे पहले बात करें चीतों के आगमन की, तो श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जन्मदिन पर छोड़े और एमपी को ही नहीं बल्कि देश को एक नई सौगात दी। करीब 70 साल बाद ऐसा हुआ जब भारत में चीते देखने को मिले। लेकिन हम बात राजनीति की कर रहे हैं और यहाँ पर भी राजनीति देखने को मिली। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश में कुनो नेशनल पार्क के बाहर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जश्न का माहौल बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को उनके बाड़ों में छोड़ा और इसी के साथ एक ऐसी प्रजाति की वापसी हो गई जो 70 साल पहले भारत से लुप्त हो गई थी। लेकिन यहाँ भी चीतों को छोड़ने के साथ ही राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा नेता 70 साल बाद देश में वापस चीता लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय दे रहे थे, तो वहीं कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी चीतों की वापसी के प्रोजेक्ट से जोड़ रहे थे और इसमें भी श्रेय की होड़ मच गई। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं भव्य महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमा से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। महाकाल लोक का लोकार्पण तो हुआ, लेकिन महाकाल लोक के लोकार्पण के साथ ही सियासत भी खूब हुई। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित वैभवशाली श्री महाकाल लोक देश को अर्पित किया। महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण
पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें भव्य प्रतिमाओं में वर्णित भगवान महादेव की गाथाएं आपको देखने को मिलेंगी। भव्य प्रवेश द्वार, बलुआ पत्थरों से बने जटिल नक्काशीदार 108 अलंकृत स्तंभों की एक आलीशान स्तंभावली, फव्वारों और शिव पुराण की कहानियों को दर्शाने वाले 50 से अधिक भित्ति चित्रों की एक श्रृंखला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल लोक आपको देखने को मिलेगा। बता दें कि पहले तो महाकाल लोक का नाम महाकाल कॉरिडोर था, बाद में इसे महाकाल लोक नाम दे दिया गया। लेकिन जब प्रदेश में इतना बड़ा विकास कार्य हो और राजनीति न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। 850 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले महाकाल लोक पर भी जमकर राजनीति हुई। महाकाल लोक के लोकार्पण से पहले बीजेपी और कांग्रेस में इसके श्रेय की होड़ लग रही थी। कांग्रेस का कहना था कि ये प्रोजेक्ट उनकी सरकार की देन है, यानी महाकाल लोक के दिव्य और भव्य स्वरूप के उद्घाटन से पहले श्रेय की राजनीति शुरू हो गई। 2022 में हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम भी शुरू हुआ, जिसके बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश आए और देश में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस के पाठ्यक्रम की शुरुआत की। हिंदी में मेडिकल पाठ्यक्रम की शुरुआत के साथ ही सियासत भी जमकर हुई, क्योंकि अगले साल 2023 के चुनाव जो है, तो कांग्रेस ने भी टाइमिंग देखी और सवाल उठा दिया। इसके बाद राजनीतिक बहस छिड़ गई। जिस दिन एमबीबीएस के 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया, उसी दिन से मध्य प्रदेश में इस पर बहस शुरू हो गई। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंदी और अंग्रेजी के बीच टकराव पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम बंद किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलता को छुपाने के लिए वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। तो फिर क्या था, ये भी राजनीतिक मुद्दा बन गया और बार पलटवार का दौर जारी हो गया। 2022 में मिशन 2023 की तैयारी बड़े जोर शोर से देखने को मिली। यहाँ राजनीतिक दल मिशन 2023 की दौड़ में 2022 से ही दौड़ते हुए दिखाई दिए और अलग अलग प्लान के साथ जनता के बीच उतर रहे हैं। लेकिन प्लान भले ही अलग हो, पर निशाना एक ही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए जोर आजमाइश में लगी हुई है। साल 2023 के चुनाव में आदिवासी और जनजातीय वर्ग का वोट हासिल हो सके, यही वजह है कि सरकार ने पेसा एक्ट लागू किया। आदिवासियों के हितों की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के हित में पेसा एक्ट लागू किया गया और इसके साथ ही मध्य प्रदेश ये कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बना। ये कानून प्रदेश में आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ाएगा। आदिवासी परंपरा, रीति रिवाजों, संस्कृति के संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया है, लेकिन इस पर भी सियासत होना जायज है। यहाँ इस एक्ट के लागू होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने कहा, भाजपा सरकार के लिए आदिवासी वर्ग केवल और केवल वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी आदिवासी के हित में पेसा एक्ट लागू नहीं किया। इसमें विपक्ष का कहना था कि चुनाव आ रहे हैं तो आदिवासियों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा है और आगामी 2023 चुनाव को देखते हुए इसे नकारा भी नहीं जा सकता। दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री ने मध्य प्रदेश में सुगबुगाहट तेज कर दी और काफी अच्छा जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला। इस बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी मिला।
कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए। रास्ते भले ही दोनों पार्टियों के अलग हो, लेकिन दोनों का ज्यादा फोकस तो एक ही है, वह है आदिवासी सीट। इधर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही थी, तो वहीं बीजेपी की जनजातीय गौरव दिवस यात्रा निकल रही थी। यहाँ की राजनीति तो चरम पर है। दोनों पार्टियां 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगी हुई है और वार पलटवार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन इनका भविष्य तो 2023 में चुनावी नतीजे ही बताएंगे। जख्म तो आएंगे, मरहम नहीं आने वाला, सादगी के लिए परचम नहीं आने वाला। आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, दूसरा कोई मुलायम नहीं आने वाला। साल 2022 कई अच्छी बुरी यादों को लेकर आया। 2022 में कई बड़ी हस्तियों ने दुनिया को अलविदा कह दिया। एक नजर उन बड़ी हस्तियों के बारे में। इस साल राजनीति को बड़ी क्षति तब पहुंची जब राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले भारतीय राजनीति के धाकड़ नेता, समाजवादी पार्टी संरक्षक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने 10 अक्टूबर 2022 को दुनिया से अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु राजनीति के लिए बेहद दुखद समाचार था। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। रहमान फारिस की लिखी ये लाइन बरबस जहन में तब आ जाती है जब एक कलाकार की याद आती है जो 2022 में दुनिया से अलविदा कह गया। एक मशहूर हास्य कलाकार एवं नेता राजू श्रीवास्तव के निधन से बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों तक शोक की लहर छा गई। कॉमेडी में अपना सिक्का जमाने वाले राजू श्रीवास्तव राजनीति का भी हिस्सा रहे थे। राजनेता के रूप में राजू श्रीवास्तव ने अपना कदम बढ़ाया था। पहले समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद बीजेपी में गए। यहाँ भी वो हंसते हंसाते ही रहे। पार्टी की मीटिंग हो या फिर रैलियां, राजू श्रीवास्तव सदा हाजिर रहे। आज भले ही वे हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। जो किरदार से अपने रंग बिखेर गए जमीन पर, वो रहते हैं सदा दिलों में, जाते नहीं कहीं पर। दिल का दौरा पड़ने से भानुप्रतापपुर से विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन भी 2022 में हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का भी दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। भाजपा के पूर्व सांसद फूलचंद्र वर्मा का निधन, वरिष्ठ भाजपा नेता विष्णु प्रसाद शुक्ला का भी निधन 2022 में हुआ। इसके साथ ही बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रवक्ता उमेश शर्मा के निधन की खबर भी 2022 में मिली। फिलहाल 2022 तो अलविदा कह रहा है, लेकिन देश की राजनीति में उतार चढ़ाव यूं ही जारी रहेगा और जनता से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे तो कुछ लुभाती योजनाओं की सौगात मिलेगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24।